पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं का आमना सामना हो गया। हालांकि उनके बीच मारपीट नहीं हुई, लेकिन दोनों दलों के समर्थकों ने वहां जमकर नारेबाजी की। ये घटना तब हुई जब उत्तरपाड़ा इलाके में बीजेपी के लोग परिवर्तन यात्रा निकाल रहे थे। तभी उसी इलाके में राज्य की सत्ता पर काबिज टीएमसी के कुछ समर्थकों की एक रैली पहुंच गई। फिर क्या था, दोनों दलों के समर्थकों ने वहां जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल लोग ताली बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाने लगे। जिसके जवाब में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। एक बार तो ऐसा लगा जैसे दोनों पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ जाएंगे। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने बीच बचाव कर ऐसा होने नहीं दिया। इस दौरान बीजेपी के कुछ लोग भी अपने साथियों को शांत कराने की कोशिश करते रहे। सौभाग्य की एक बात यह कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आमना सामना हो और फिर नारेबाजी करके मामला शांत हो जाए, यह भी अब हम लोगों को अजूबा ही लगता है। माना जा रहा है कि यह पश्चिम बंगाल चुनाव में केंद्रीय अर्धसैनिक बल की मौजूदगी का ही असर है, जिसकी वजह से राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के दिमाग की गर्मी थोड़ी कम हुई है। हालांकि उन इलाकों में टकराव की आशंका भी बनी हुई है जहां के नेता टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए हैं। हुगली जिले का उत्तरपाड़ा इलाका भी ऐसा ही है। वहां पिछला चुनाव टीएमसी के टिकट पर जीतने वाले प्रबीर घोषाल 1 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए। टीएमसी के समर्थकों के निशाने पर बीजेपी के साथ साथ प्रबीर घोषाल और उनके अपने समर्थक भी हैं। इसीलिए वहां जब बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा पहुंची तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं का पारा चढ़ गया। हालांकि इस बार माहौल बिगड़ने नहीं पाया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ट्रेनिंग के बाद कश्मीर जाकर आतंक फैलाने वाले आतंकियों के लिए नए निर्देश जारी कर दिए। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि आतंकी संगठनों के कमांडरों के साथ हुई बैठक में यह तय किया गया कि सभी आतंकी संगठनों का कंट्रोल आईएसआई के पास होगा। इसके लिए उनके सभी दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि आतंकियों की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा आतंकी संगठनों को नई भर्ती के लिए आईएसआई से मंजूरी लेनी होगी और पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर कश्मीर जाने वाले हर आतंकी को हथियार आईएसआई दिलाएगा। साथ ही कश्मीर जाने वाले आतंकियों को 15 दिन के अंदर अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा और कश्मीर से पाकिस्तान आने पर उनके रिश्तेदारों को आईएसआई के नजदीकी ऑफिस में अपनी जानकारी और फोटो जमा करानी होगी। बताया जा रहा है कि आईएसआई ने आतंकियों को कश्मीर में राजनीतिक तौर पर सक्रिय लोगों की लिस्ट भी दी और उन्हें टारगेट करके मारने के निर्देश भी दिए। गुजरात के बोरसद में निकाय चुनाव की मतगणना के दौरान भगदड़ मच गई। वहां के वार्ड नंबर 7 में वोटों की गिनती के समय कुछ लोग मतदान केंद्र के बाहर इकट्ठा हो गए और वहां हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की। लेकिन जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो पुलिस ने उंगली टेढ़ी की और लाठियां उठा ली। पुलिस वालों ने पहले मतदान केंद्र के सामने से हुड़दंग करने वालों को हटाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने सड़क के दूसरे किनारे पर खड़े लोगों पर भी लाठियां बरसानी शुरू कर दी। फिर क्या था, देखते ही देखते वहां भगदड़ मच गई, जिसका नुकसान उन लोगों को हुआ जिनका बवाल से कुछ लेना देना ही नहीं था, क्योंकि पुलिस कार्रवाई के दौरान उन्होंने जैसे तैसे खुद को बचाया। जम्मू कश्मीर को दहलाने की आतंकियों की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से करीब 200 आतंकियों को हिंदुस्तान में घुसपैठ कराने की तैयारी है और खबर है कि ये आतंकी पुंछ और राजौरी सेक्टर से जम्मू कश्मीर में दाखिल हो सकते हैं। इसके लिए पीओके के कोट घोटा में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडरों की एक बैठक हुई, जिसमें तीनों आतंकी संगठनों ने पीओके में मौजूद लॉन्च पैड पर आतंकियों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया ताकि वो उन आतंकियों को भारत भेज सके। वहीं आतंकियों की इस साजिश का पता चलने के बाद सुरक्षा बल ने उनसे निपटने की तैयारियां शुरू कर दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इशारों में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत दूसरे नाराज नेताओं को नसीहत दे डाली। नड्डा बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जयपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिना नाम लिए वसुंधरा राजे और उनके गुट के दूसरे नेताओं को नसीहत दी। इस दौरान मंच पर खुद वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जैसे नेता मौजूद थे, लेकिन नड्डा ने सबकी मौजूदगी के बीच ही कई सवाल उठा दिए। अगला चैनल ये होगा और दूसरा कोई आ जाए, लाना नहीं कभी, तो आपकी स्वीकार्यता कैसे बढ़ेगी? यही नहीं, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को भी इशारों में सबको साथ लेकर चलने की सलाह दी। ये जो स्वीकार्यता, सबको साथ लेकर के चलने की ताकत, ये नेता को डेवलप करना पड़ेगा। हालांकि बाद में वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बीच एकजुटता दिखाने के लिए जेपी नड्डा ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दोनों के हाथ साथ पकड़कर ऊपर उठाए। एक तस्वीर में सतीश पूनिया खाने की टेबल के सामने खड़े होकर वसुंधरा से बातचीत करते भी नजर आए।
मतभेद की वजह से दोनों गुट पिछले 1 महीने से आमने सामने हैं और जेपी नड्डा के जयपुर आने का एक मकसद दोनों के बीच सुलह कराना भी रहा। इससे पहले नड्डा के जयपुर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। जिस रास्ते से उनका काफिला गुजरना था, वहां राजस्थान के लोक कलाकार कार्यक्रम पेश करते नजर आए। एयरपोर्ट से निकलने के बाद नड्डा बिरला ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां पहले से मौजूद नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान नड्डा ने सभी नेताओं से एकजुट होकर तैयारियों में जुटने की हिदायत दी। सौभाग्य की एक बात यह कि राजस्थान में पार्टी के नेताओं को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नसीहत समझदार को इशारा काफी जैसी थी। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि सिर्फ अकेले चलने और शिकायत करने से काम नहीं चलेगा। राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में किसी को बताने की जरूरत नहीं कि यह बात उन्होंने किसको सुनाई। वहां आज से नहीं बल्कि कई साल से बीजेपी में वसुंधरा राजे के समर्थकों का एक मजबूत गुट है, जो पार्टी के बजाय वसुंधरा के इशारे पर ही चलता है। कुछ दिन पहले बीजेपी के विधायकों की एक चिट्ठी पर राजस्थान में काफी बवाल मचा था। दावा किया गया कि वो चिट्ठी वसुंधरा राजे के समर्थकों ने लिखी थी, जो संगठन में अनदेखी का आरोप लगा रहे थे। इसी बीच सोशल मीडिया पर वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान नाम का एक मंच बन गया और कई नेता खुलेआम मांग करने लगे कि वसुंधरा राजे को 2023 के चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए। राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी का शोर इस हफ्ते फिर उभरा और वहां वसुंधरा राजे की देवदर्शन यात्रा को उनके गुट के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जाने लगा। राजस्थान के नगर निगमों के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन फीका रहा। अब वहां 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। ऐसे में नेताओं की गुटबाजी बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकती है। लिहाजा बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को सख्त लहजे में यह संदेश देना पड़ा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद वहां सुरक्षा बल की तैनाती के प्लान को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए इस बार राज्य में 80,000 जवानों को तैनात किया जाएगा। यह फैसला गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग के बीच कई दौर की बैठक के बाद लिया गया, जिसमें राज्य की कानून व्यवस्था को देखते हुए यह तय हुआ कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 25% ज्यादा अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे। 2017 विधानसभा चुनाव में राज्य में 752 अर्धसैनिक बल की कंपनियों को तैनात किया गया, लेकिन इस बार चुनाव के दौरान 950 अर्धसैनिक बल की कंपनियों के तहत आने वाले 80,000 जवान अलग अलग जिलों में तैनात होंगे। इसके अलावा राज्य के झारग्राम, बीरभूम, मालदा और मेदिनीपुर जैसे संवेदनशील जिलों में खास सतर्कता बरती जाएगी। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की जाएगी और कोशिश यही की जाएगी कि कोई भी अप्रिय घटना न हो, कानून व्यवस्था राज्य में हर हाल में कायम रहे। पटना में बिहार की पहली इलेक्ट्रिक बसों के शुभारंभ के में अमंगल हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की पहली 12 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, लेकिन विधानसभा पहुंचते ही इनमें एक बस हादसे का शिकार हो गई और फिर जो तस्वीरें सामने आई उनमें चमचमाती नई नवेली बस की खूबसूरती में दाग लगा नजर आया। असल में हुआ यह कि हादसे का शिकार हुई बस विधानसभा परिसर में बने एक छोटे से बाग की बाउंड्री से टकरा गई। टक्कर भी इतनी जोरदार कि बाउंड्री पर एक लंबी और गहरी दरार पड़ गई, उसका प्लास्टर उखड़ गया और अंदर की ईंटें नजर आने लगी। हालांकि इस हादसे से पहले सब कुछ ठीक जा रहा था। खुद नीतीश कुमार काफिले में शामिल एक इलेक्ट्रिक बस में सफर करके विधानसभा पहुंचे। पटना में आज 12 इलेक्ट्रिक से चलने वाली बसों की शुरुआत हुई है। नीतीश कुमार खुद बैठे हुए इस बस पर, उनके साथ तमाम मंत्री, उप मुख्यमंत्री। लेकिन इसके बाद वो हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। मीडिया के कैमरे बसों के पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन तभी बस की टक्कर हो गई। रास्ता थोड़ा संकरा था और बस लंबी, इस वजह से उसे मोड़ने के दौरान ड्राइवर को अंदाजा नहीं लगा और बस बाग की बाउंड्री से टकरा गई। सौभाग्य की एक बात यह कि कोई भी नई तकनीक वाली गाड़ी जब आती है तो उसे चलाने वाले ड्राइवरों को पहले ट्रेनिंग दी जाती है। नई बस सेवा शुरू हो और उसमें भी मुख्यमंत्री खुद यात्रा कर रहे हों तो प्रशासन बेहतरीन ड्राइवर के हाथ में ही स्टीयरिंग थमाता है। अब पटना में जाने क्या हुआ, ड्राइवर की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी या फिर उसे बस की लंबाई चौड़ाई का अंदाजा नहीं लगा। इस हादसे में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन विपक्षी दलों को तंज कसने का मौका मिल गया। उन्होंने इस घटना को बिहार रोडवेज में ड्राइवरों की भर्ती और ट्रेनिंग में गोलमाल का नमूना बताना शुरू कर दिया। अब राजनीति अपनी जगह, लेकिन बिहार रोडवेज के बेड़े में 82 नई और हाईटेक बसों के शामिल होने से लोगों का सफर आराम से कटेगा और जेब भी कम ढीली होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसों का किराया सामान्य बसों से थोड़ा कम ही होगा।
चीन के हैकरों ने वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनियों को निशाना बनाने की कोशिश की। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि चीन के हैकरों ने भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को निशाना बनाने की कोशिश की थी। यह दावा साइबर सुरक्षा से जुड़े मामलों पर नजर रखने वाली एक कंपनी साय फार्मा ने किया है, जिसके मुताबिक चीनी हैकरों के ग्रुप APT10 ने भारतीय वैक्सीन कंपनियों पर साइबर हमला कर उनका फॉर्मूला चुराने की कोशिश की। यही नहीं, उस दौरान दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ऐसा करके भारतीय दवा कंपनियों पर बढ़त हासिल करना चाहता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया में भेजे जाने वाले टीकों का 60% अकेले भारत ही बनाता। यही वजह रही कि सीधी झड़प में मात खा चुका चीन अब बौखलाहट में इस तरह की साजिशों को अंजाम दे रहा है। हालांकि उसकी ये कोशिश बुरी तरह फेल हो गई। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ बदमाशों ने एक गली में खड़ी कुछ गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ और सरेआम फायरिंग की। बताया गया कि जमीन के लिए आपसी विवाद में ये बदमाश बड़ी संख्या में दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला करने वहां पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी गली में तांडव मचाया। एक शख्स से विवाद की सजा उस गली में रहने वाले सभी लोगों को भुगतनी पड़ी, क्योंकि कई मोटरसाइकिलों पर सवार बदमाश एक साथ वहां पहुंचे। ये लोग इतनी बड़ी संख्या में थे कि उस गली का बड़ा हिस्सा उन लोगों से भर गया। सामने आए वीडियो में भी साफ दिखा कि उनमें कईयों के हाथ में डंडे थे, जिनसे उन्होंने वहां खड़ी कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। यहां तक कि मकानों की दीवारों पर हमला कर भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। बदमाशों ने तोड़फोड़ करने के लिए जगह जगह पत्थर भी फेंके। ऐसे हालात में सब लोग खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर में घुसे रहे। इस घटना की जानकारी मिलने पर जब पुलिस वहां पहुंची तब बदमाश वहां से फरार हो गए। हालांकि लोगों की सुरक्षा के लिए वहां भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। सौभाग्य की एक बात है कि दिल्ली में पिछले साल से अपराध कम होने के दावे किए गए, लेकिन सच्चाई यह है कि दिल्ली में अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। अभी एक दिन पहले ही लोगों ने दिल्ली में बात बात पर हत्या, महिलाओं के साथ झपटमारी और छेड़खानी से तंग आकर प्रदर्शन किया था। अब 24 घंटे बाद ही दिल्ली में बदमाशों के बेलगाम होने का एक और सबूत सामने आ गया। लोगों का आरोप है कि दहशत फैलाने के लिए तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों ने पुलिस की एक गाड़ी भी तोड़ दी। लोगों के मन से बदमाशों का डर भगाने के लिए पुलिस की गश्त वहां बढ़ा दी गई है, लेकिन कब तक? पुलिस हमेशा के लिए तो वहां तैनात नहीं रह सकती। बदमाशों का डर मिटाने के लिए जरूरी है कि पुलिस का डर बदमाशों के मन में पैदा किया जाए। जब तक बदमाशों के मन में पुलिस का डर नहीं होगा, तब तक दिल्ली शांत और सुरक्षित नहीं रह सकती। सेना के खुफिया विभाग और पुणे पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर सेना में भर्ती की परीक्षा के पेपर लीक करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि पुलिस ने इस केस में महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके तार 28 फरवरी को सेना में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा से जुड़े होने का शक है, जिसे पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दिया गया। पकड़े गए लोगों में एक आरोपी सेना में भी काम कर चुका है। बताया जा रहा है कि लीक हुए पेपर को आरोपियों ने 1 से 3 लाख रुपए में बेचा था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर उनके गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश भी तेज कर दी।